जी लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं जो कि है 17B और इस हिस्से में हम दूसरा स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं ISA 580। ISA 580 किस चीज से रिलेट करता है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। किससे? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को पहले समझ लेते हैं ये क्या चीज है, फिर इसके नेचर ऑफ एविडेंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं जिससे हमें इसके कंसेप्ट समझने में हेल्प होगी। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जब हम क्लाइंट से कोई भी इंक्वायरी करते हैं उसका जो जवाब हमें मिलता है क्या वो एविडेंस है? बिल्कुल एविडेंस है। हमने वो जो ISA 500 में एविडेंस की टाइप्स पढ़ी थी उनमें इंक्वायरी भी था, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। उसमें कंफर्मेशन भी था, उसमें इंक्वायरी भी थी। इंक्वायरी को ही समझिए, जब हम इंक्वायरी करने को तो किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम इंक्वायरी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हायर मैनेजमेंट से करें, किससे? तो उसे रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। आम लोगों से करें ना तो उसे सिर्फ इंक्वायरी कहेंगे, किसी जूनियर एम्प्लॉय वगैरह से। हायर मैनेजमेंट से अगर कोई चीज पूछे तो उसे रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। हम हायर मैनेजमेंट से ज़बानी कलाम में भी चीजें पूछ सकते हैं, वो ओरल रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। रिटन फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, वो रिटन रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। इसको डिफरेंशिएट करें कंफर्मेशन के साथ। अगर रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन ले थर्ड पार्टी से तो वो कहलाएगी कंफर्मेशन। अगर रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन ले हायर मैनेजमेंट से वो कहलाएगी रिटन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। तो हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से रिटन फॉर्म में ऑब्टेन करते रहते हैं, इसे कहते हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन। कुछ ज़बानी कलाम में भी ऑब्टेन करते रहते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन थ्रू आउट द ऑडिट हम मैनेजमेंट से ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप पूरे ऑडिट में जो भी मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते रहे, आपने एंड पे उनकी लिस्ट बनानी है, उसमें छोटी छोटी रिप्रेजेंटेशन को आउट कर देना है। जो अहम रिप्रेजेंटेशन है या जो रिक्वायर्ड बाय ISAs हैं वो बाकायदा एक लेटर फॉर्म में रिटन और बाकायदा लेटर फॉर्म में आपने मैनेजमेंट से कुछ सवालों के जवाब लेने हैं, कुछ चीजों के बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्टेन करना है। उस रिटन रिप्रेजेंटेशन को हम रिप्रेजेंटेशन लेटर कहते हैं। कौन सी रिटन रिप्रेजेंटेशन? जो ऑडिट के एंड में हायर मैनेजमेंट से ऑब्टेन की जाती है। क्लियर? तो अगर आप इक्का दुक्का मामलात पे अलग-अलग, जैसे आपको पता है फ्रॉड का स्टैंडर्ड कहता है फ्रॉड के ऊपर रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करो, सब्सिक्वेंट इवेंट का स्टैंडर्ड कहता है प्रोसीजर में सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करो, इसी तरह गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड कहता है गोइंग कंसर्न के ऊपर रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करो, इसी तरह अभी हमने स्टडी किया रिलेटेड पार्टी, ये स्टैंडर्ड कहता है रिलेटेड पार्टी पर रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करो। आप चाहे तो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अलग जब ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो सेपरेट भी ले सकते हैं, और आपके पास ये भी ऑप्शन है कि अलग-अलग रिप्रेजेंटेशन ना ले, एंड पे इकट्ठी करके एक ही दफा लेटर फॉर्म में सारी रिप्रेजेंटेशन इकट्ठी करके जो भी आपको चाहिए मैनेजमेंट से ऑब्टेन कर लें। बताइए अलग-अलग बेहतर के लेटर फॉर्म में? लेटर फॉर्म में एक ही दफा। बल्कि स्टैंडर्ड एक और अजीब बात करता है, कहता है अगर आपने ड्यूरिंग ऑडिट अलग-अलग रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर भी लेना तो एंड ऑफ द ऑडिट रिप्रेजेंटेशन लेटर में आपने उनको दोबारा ऑब्टेन करना। क्यों? अपडेट करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि पुरानी रिप्रेजेंटेशन के बाद से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाए जो उस इवेंट को, उस इश्यू को इफेक्ट कर रही हो। तो इसका मतलब ड्यूरिंग ऑडिट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करें या ना करें, एट द एंड ऑफ द ऑडिट मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेटर ऑब्टेन करना लाजमी है। ये बात समझ आती है? चलिए, ये तो हमें समझ आ गया कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सारी इकट्ठी करके जब हम एक ही दफा एंड ऑफ द ऑडिट ऑब्टेन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर। अब मैं एक सेंटेंस बोलने लगा हूं, अगर आपको वो सेंटेंस समझ आ गया तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन लेटर में फर्क भी समझ आ जाएगा। सेंटेंस क्या सुनेगा? रिप्रेजेंटेशन लेटर इंक्लूड्स मैनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। समझ आता जी? रिप्रेजेंटेशन लेटर इंक्लूड्स मैनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एंड में जब इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट की तरफ जाएंगे ना तब ये लाइन दोबारा मैं बोलूंगा। ठीक है, इससे आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि कब हमने इफेक्ट परवेसिव लेना है और कब मटेरियल या परवेसिव दोनों हो सकते हैं। हमें पहले वो कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, सम टाइम ऐसे देखिए कोई भी केस चलता है ना तो अदालत में सबसे पहले मुलजिम से पूछती है क्या आप अपने जुर्म का इकबाल करते हैं, यानी मानते हैं, पूछते हैं ना। हालांकि तकरीबन श्योर होता है कि मुझे उस मुलजिम ने यही कहना, नहीं श्योर होता है ना
लेकिन फिर भी ये सवाल क्यों पूछा जाता है? फॉर्मेलिटी के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए। उसी तरह हालांकि हमने अपनी तफ्तीश पूरी कर ली, हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपना एविडेंस पूरा कर लिया, लेकिन क्या इसके बावजूद भी हमें मैनेजमेंट से पूछना चाहिए, ए भाई क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट, वैसे तो हमने प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया सारे, जो ISA 560 कहता था, अगर कोई रह गया तो बता दो, नहीं रहा लिख के दो कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसा नहीं है जो आपने ना बताया हो। ए भाई वैसे तो हमने रिलेटेड पार्टी के सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए हैं, लेकिन फिर भी कोई है तो नहीं कि रिलेटेड पार्टी जो हमसे छुपाई हो, आपने पहले आपके में ना ही हो अब आगे हो, जो आप करीब बताने वाले हो, नहीं है, लिख के दे दीजिए कि नहीं। हालांकि हम ऑलरेडी हर एरिया पे प्रोसीजर परफॉर्म कर चुके होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ये कहते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, कि कुछ ऐसे एरियाज है जो निस्बतन ज्यादा अहम है, आपने मैनेजमेंट से उन पे रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है कि मैनेजमेंट ने उनके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन हमसे नहीं छुपाई और हमें चीजें सारी डिस्क्लोज कर दी हैं, डिस्क्लोज कर दी हैं। यूं समझ लीजिए ये रिटन रिप्रेजेंटेशन एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि वो कहता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती, आपने जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं सो वैसे ही करने हैं, लेकिन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक फॉर्मेलिटी है, ऐसी फॉर्मेलिटी जो रिक्वायर्ड है, ऐसी फॉर्मेलिटी जो रिक्वायर्ड है, आपने ये काम करना ही करना, ठीक है। इसको देखिए, कंसेप्ट छोटे छोटे हम आसानी से समझ आ जाएंगे, कैफ में भी आपने पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ ओवरऑल इसकी नेचर एज एविडेंस बताना चाह रहा हूं आपको, जो केस स्टडी में आपके हेल्प करे। मुझे ये बताइए कि शायद मैंने आपको इसके कैलकुलेटर की एग्जांपल से लिंक किया था किसी क्लास में, मुझे बताइए आप रिपोर्टिंग का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, इसमें कैलकुलेटर की हैसियत क्या है? रिपोर्टिंग का पेपर पास करने में कैलकुलेटर की हैसियत क्या है? कैलकुलेटर की हैसियत है, सुनिएगा जरा, रिक्वायर्ड है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। कैलकुलेटर रिक्वायर्ड मतलब क्या हुआ? कैलकुलेटर नहीं है ना, अगर आप पेपर नहीं पास कर सकेंगे, ऐसे ही है। रिपोर्टिंग के पेपर में अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, पेपर पास नहीं, लेकिन अगर कैलकुलेटर है तो गारंटी नहीं है पेपर पास, जब तक कि आप सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। यानी पेपर पास करने के लिए कैलकुलेटर प्लस कंसेप्ट दोनों होना जरूरी है, फिर पेपर पास होगा। अगर एक भी चीज मिसिंग है तो पेपर पास। एग्जैक्टली इसी तरह रिटन रिप्रेजेंटेशन की हैसियत होती है। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एरिया में आप रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं ना, वो चाहे नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन का एरिया हो, चाहे रिलेटेड पार्टी का हो, चाहे सब्सिक्वेंट इवेंट का हो, चाहे गोइंग कंसर्न का हो, चाहे कोई और ऐसा एरिया हो जो मैनेजमेंट की इंटेंशन पे, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पे, फ्यूचर प्लान्स पे डिपेंड करता है, कोई भी एरिया हो, आपने उस पर रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन की ना, तो वो सिर्फ रिटन रिप्रेजेंटेशन काफी नहीं है, आपको उसके साथ कोई ना कोई दूसरे प्रोसीजर जो रिक्वायर्ड है वो भी परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, जब दोनों मिलते हैं फिर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बनता है, यानी रिटन रिप्रेजेंटेशन भी और अदर प्रोसीजर्स भी। क्लियर? इसको हम कहते हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन इज ए रिक्वायर्ड एविडेंस बट नॉट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। ठीक है, बट नॉट, ये लाइन समझ आ रही है आपको? अगर ये लाइन समझ आ गई, सारा स्टैंडर्ड समझ आ गया कि रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है बट अलोन इज नॉट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इसके साथ हमने अदर प्रोसीजर भी परफॉर्म करने होते हैं। अब हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट बता रहा है, कहता है रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये है स्टेटमेंट, किसकी तरफ से? मैनेजमेंट की तरफ से। किसको दी जाती है? ऑडिटर को। जिसमें मैनेजमेंट क्या कहती है? मैनेजमेंट कहती है कि भाईजान हमारी वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना एंगेजमेंट लेटर ISA 210 में, आपको याद है हमने ISA 210 स्टार्ट ऑफ द ऑडिट था, उसमें वादा किया था फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करेंगे, आपको हर इंफॉर्मेशन देंगे। हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है। रिटन रिप्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा मकसद जो होता है ना, वो ये होता है कि जो मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट लेटर में एग्री की थी ना, मैनेजमेंट यहां पे कहती है मैंने वो जिम्मेदारियां सारी पूरी कर दी, प्लस वो उन्हें कहते हैं हम ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो ISA 210 में, प्लस इसके अलावा भी अगर कोई इंफॉर्मेशन हमने मैनेजमेंट से लेनी हो ना, तो उसको हम रिप्रेजेंटेशन लेटर में इंक्लूड करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन लेटर हमारा दूसरे एरिया की एविडेंस को भी सपोर्ट कर देता है, दूसरे एरिया की एविडेंस को भी सपोर्ट कर देता है। वो कौन से एरियाज है, कैसे सपोर्ट करता है, ये भी स्टडी करेंगे एग्जांपल्स के साथ। फ्रॉम होम टू ऑब्टेन, रिटन रिप्रेजेंटेशन किससे ऑब्टेन करनी चाहिए? मैनेजमेंट में कौन? वो मैनेजमेंट जो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जैसे CFO, CEO या डायरेक्टर्स, हायर लेवल की मैनेजमेंट है। ठीक है, किसी क्लर्क से, जूनियर से नहीं। कब रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी चाहिए?
एज नियर एज पॉसिबल टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट नॉट आफ्टर, जितना करीब हो सके उतना करीब, लेकिन बाद में नहीं। यानी ऐसा नहीं ऑडिट रिपोर्ट पहले साइन होगी, रिप्रेजेंटेशन बाद में ली जा रही है। रिप्रेजेंटेशन आपको पता है रिक्वायर्ड एविडेंस है, और आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए बगैर रिपोर्ट नहीं साइन कर सकते। अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं आएगा अगर रिप्रेजेंटेशन ना मिली तो कब प्रैक्टिस, जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन होती है ना, जिस डेट की, उसी डेट की रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, ना बाद में ना ज्यादा। एक दो दिन पहले लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन कल मिल जाए रिपोर्ट आज साइन हो जाए, ऐसा नहीं है। रिप्रेजेंटेशन हमेशा पहले होगी रिपोर्ट से, पहले रिप्रेजेंटेशन क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, फिर हम उसे रिपोर्ट देंगे, चाहे अगले ही घंटे रिपोर्ट दे दें। एक केस स्टडी में आई कि आपने कहा कि जी रिपोर्ट अगले हफ्ते, रिप्रेजेंटेशन इस हफ्ते, चलेगा? हमने कहा नहीं चलेगा। एज नियर एज पॉसिबल टू द डेट, एक दो दिन का गैप जो समझ में आता है, ज्यादा दिन का गैप नहीं होना चाहिए। एज नियर एज पॉसिबल टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, क्लियर हुआ? पीरियड, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किस पीरियड की ली जाएगी? जो ऑडिट रिपोर्ट में। अच्छा, अगर ऑडिट 2 पीरियड का कर रहे हैं तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किस पीरियड की होगी? एक सिंगल पीरियड की कि डबल पीरियड? दोनों पीरियड से, दोनों पीरियड की। रिपोर्ट में अगर 2 पीरियड कवर कर रहे हैं तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दोनों पीरियड से रिलेटेड होगी। इसको कंपेयर करें की ऑडिट मैटर से। की ऑडिट मैटर में क्या कंसेप्ट पड़ा था कि अगर ओपिनियन आप 2 पीरियड्स में दे भी रहे हुए तो वो सिर्फ करंट पीरियड पे आएगा की ऑडिट मैटर, लेकिन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बोथ पीरियड को कवर करेगी। फॉर्म क्या? लेटर फॉर्म में होगा, यानी रिटर्न फॉर्म में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन लेटर में कितनी तरह की रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं? एक है अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है ओवरऑल कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की है, ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, यही ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। और फिर कुछ रिप्रेजेंटेशन होती है जो एरिया लेवल पे होती है, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के हवाले से, जैसे रिलेटेड पार्टी के हवाले से 550 में पड़ा रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है, लिटिगेशंस के हवाले से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है। 501 में कोई था इसका जिक्र? नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ये ISA 250 है, ये हमने पढ़ना है अभी। इसमें भी ये हमें बताता है कि अगर मैनेजमेंट कहीं लॉ की वायलेशन करे तो उसका हमारे ऑडिट पे या ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा, वो भी बताता है कि मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड, ये हमने नहीं पढ़ा, ये है ISA 240। इसमें भी हम मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं कि अगर आपको कोई फ्रॉड हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो बता दीजिए। सब्सिक्वेंट इवेंट 560 पढ़ा। एस्टिमेट्स ISA 540, ये भी पढ़ना। 500 की सीरीज में वाहिद स्टैंडर्ड रह गया, अब 580 के बाद जो हमने पढ़ना है वो है 540, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। और 540 के साथ फिर ICAP का फेवरेट बड़ा स्टैंडर्ड 500 और 600, दोनों में से प्रोबेबली जो सबसे अहम स्टैंडर्ड है वो स्टडी करेंगे ISA 600, वो भी नेक्स्ट वीक का टारगेट है। एस्टिमेट्स के हवाले से मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं कि बताओ एस्टिमेट सिग्निफिकेंट एस्टिमेट रीजनेबल है कि नहीं। इमटेरियल मिसस्टेटमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं, कल को ये ना कह दे मटेरियल थे, ये वो रिप्रेजेंट। अच्छा, इस कैटेगरी में और इस कैटेगरी में क्या फर्क है भला? ये ओवरऑल है, ये स्पेसिफिक। अगर मैनेजमेंट ये वाली रिप्रेजेंटेशन ना दे, हम कहते हैं ये स्कोप लिमिटेशन है विद परवेसिव इफेक्ट। अगर इनमें से कोई रिप्रेजेंटेशन ना दे, हम कहते हैं ये स्कोप लिमिटेशन है जिसका इफेक्ट मे बी मटेरियल और मे बी परवेसिव, लेकिन इसका इफेक्ट कंफर्म परवेसिव। अच्छा, इन और इसमें फर्क आपने बता दिया। इस रिप्रेजेंटेशन में और इस रिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क है? वो ISA ने कहा है लाजमी ऑब्टेन करनी है, ये ऑडिटर की जजमेंट पे छोड़ दिया। अगर ऑडिटर जरूरी समझे तो रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करे, वरना ना करे। क्लियर? अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या आप मेरे दिमाग में घुस के देख सकते हैं मेरा फ्यूचर के बारे में क्या इंटेंशन है, क्या प्लान है? गलत। दिमाग में घुस के नहीं देख सकते, लेकिन आप ये जान सकते हैं कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। नहीं? अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर एक आपका कोई कजन है, दोस्त है, वो कहता है मैं CA करना चाहता हूं, मैं CA करूंगा। आपने उसे पहले समझाया, उसने कहा नहीं मैं CA कर लूंगा। अब इरादा उसका CA करने का है, क्या आप ये जान सकते हैं कि वाकई ही उसके जहन में CA करने का पक्का इरादा है कि नहीं? कैसे?
शाबाश, उसके एक्शन से, उसकी पास्ट हिस्ट्री से। आप स्कैन करके नहीं देख सकते उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन आप उसके एक्शन से आसानी से अंदाजा लगा सकते। सारा दिन खेल रहा है, टाइम जाया कर रहा है, इसका सीए करने का इरादा ही नहीं। ठीक, एक्शन से पता चल जाता है नहीं फ्यूचर के एक्शंस क्या है। या ये पता चला कि जी वो तो हर 2 महीने के बाद कभी कहता है मैंने प्री इंजीनियरिंग करनी है, कभी कहता है मैंने मेडिकल में एडमिशन लेना है, कभी कहता है मैंने सीए करना है, कभी कहता है सीएसएस करना है। इसका तो हर 2 महीने बाद इरादा बदलता रहता है, कभी बीए करना है। भाई अंदाजा चल से यही सिखा रहा है। अच्छा, ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सबसे अहम कंसेप्ट है कि ऑडिटर ऐसे मैटर, अब सुनिएगा जरा कंसेप्ट, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दूसरे नंबर पे सबसे अहम कंसेप्ट है, पहले नंबर पे वो है। दूसरे नंबर पे सबसे अहम कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई भी ऐसा एरिया आ गया जिसमें मैनेजमेंट की इंटेंशन या उसका फ्यूचर प्लान इफेक्ट कर रहा है उस एरिया को, तो हमने मैनेजमेंट से उसकी रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है। जैसे वो इसकी क्लासिक एग्जांपल देता है, कहता है कि अगर मैनेजमेंट ने फिक्स एसेट्स को करंट एसेट में क्लासिफाई किया, उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना छोड़ दिया अचानक और उसको करंट एसेट में क्लासिफाई कर दिया। आपने मैनेजमेंट से पूछा सर ये क्या किया, फिक्स एसेट था, डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड की और इसको करंट एसेट में शो करवा दिया, ये तो मिस स्टेटमेंट है। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ना करना लगा मिस स्टेटमेंट है, करंट एसेट में क्लासिफाई कर दिया लगा मिस स्टेटमेंट है। मैनेजर ने कहा सुनो मेरी बात, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, हमारा इरादा इसको बेच देना है। IFRS 5 जाके पढ़ लो, IFRS 5 ही है ना, वो जाके पढ़ लो। वो कहता है जो एसेट्स हेल्ड फॉर सेल है ना, उनमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, उनको रीवैल्यू करवाओ और करंट एसेट में शो करवाओ। मिस स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। हमें कैसे पता चले मैनेजमेंट का इरादा है इसको बेचने का कि नहीं? क्या करें? रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। लेकिन $1,000,000 क्वेश्चन, क्या रिटन रिप्रेजेंटेशन काफी है या आप कुछ प्रोसीजर से कंफर्म कर सकते हैं कि वाकई मैनेजमेंट का ये इरादा है कि नहीं? फर्दर बताइए, शाबाश, कौन से प्रोसीजर, क्या करेंगे? एसेट्स फिजिकली फैक्ट्री से उठा के शोरूम में किसी जगह पे लादा किया कि नहीं, या कम से कम अगर उसी फैक्ट्री में ही है तो देख लेंगे वो इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं उधर करंट एसेट में शो करवाया, उधर धड़ाधड़ ठक 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 मशीन चल रही है। फेयर वैल्यू की वर्किंग शो करवाएंगे, अगर उसका वाकई इरादा है इसको सेल करना है, फेयर वैल्यूएशन करवाई होगी। अखबार में इश्तिहार दिया कि नहीं दिया, कोई बायर्स के साथ नेगोशिएशन चल रही कि नहीं चल रही, एक्टिव स्टेप्स टू सेल लिए जा रहे हैं कि नहीं, कोटेशन वगैरह। अब खुद बताए है मैनेजमेंट का इरादा, लेकिन हरकतों से पता चल जाता है कि नहीं। वो कहता है यही चीज मैनेजमेंट का इरादा है, रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लो, लेकिन उसकी हरकतें भी देखो, ये वाली एबिलिटी है कि नहीं, जो वो कह रहा है उसको आपको पूरा करने की एबिलिटी है कि नहीं। ठीक है, कहीं कोई इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन तो नहीं हमारे सामने आ गई। क्लियर? अब एक और एग्जांपल इसकी, उसने कहा कि इनकंसिस्टेंसी की एग्जांपल, तो इस एग्जांपल को ध्यान में रखिएगा, आगे चल के मैंने लिंक करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, मैनेजमेंट ने कहा हमने इसको लॉन्ग नॉन करंट एसेट में क्लासिफाई किया इन्वेस्टमेंट को। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा हमारा इरादा है साल तक रखेंगे इसको, डिविडेंड कमाएंगे, कंपनी अच्छी है। हमने कहा बिल्कुल ठीक, नॉन करंट एसेट में रखो इसको। और शायद कोई स्टैंडर्ड है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का शायद, जो ये कहता है कि इसको आपने फेयर वैल्यू पे नहीं कॉस्ट में रखना है, ऐसे ही कहता है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में होती है ना नॉर्मली, कॉस्ट में रखी। हमने कहा बिल्कुल ठीक किया, ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ले ली, क्योंकि मैनेजमेंट का इरादा है ना लॉन्ग टर्म होल्ड करेगी, तो जो मैनेजमेंट की इंटेंशन होती है, फ्यूचर के प्लान, उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन हम ऑब्टेन कर लेते हैं, चाहे रिक्वायर्ड बाय आईएएस ना भी हो। रिप्रेजेंटेशन ले ली, बाद में पता चला मैनेजमेंट ने 2 हफ्ते के बाद बेच दी इन्वेस्टमेंट। अब बताइए इनकंसिस्टेंसी आगे कि नहीं आगे? ठीक है, तो मुझे बताइए क्या मैनेजमेंट जो हमें रिप्रेजेंटेशन देती है, जो मैनेजमेंट की इंटेंशन या फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन पे डिपेंड करते हैं, क्या उनका भी एविडेंस मौजूद होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है कि वो रिप्रेजेंटेशन सही दे रही है कि नहीं। तो ज़हन में रखिएगा कि हमारे ऑडिट में, प्रोफेशन में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको ऑडिटर वेरीफाई ना कर सके। फिर से सुन लें, हमारे प्रोफेशन में, ऑडिट में, बल्कि यूं कह ले कि पूरी दुनिया में तकरीबन कह रहा हूं, 100% नहीं कह रहा, समझ 99%, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको ऑडिटर वेरीफाई ना कर सके। ठीक है जी। तो इसीलिए जो चीज मैनेजमेंट के जहन में है हम उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। हालांकि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लिख दी, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है इसमें रिप्रेजेंटेशन मिल गई, उसके बावजूद आपने आंखें बंद करके एतबार नहीं करना। आपने देखना है मैनेजमेंट की पास्ट हिस्ट्री क्या है,
अगर पास में कहती कुछ हो रहा है करती कुछ हो रहा है तो इस दफा भी यही चक्कर होने लगा आपके साथ। रीजंस कि मैनेजमेंट ने स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन क्यों अडॉप्ट किया है, मैनेजमेंट ने क्यों कहा कि हम इसको लॉन्ग टर्म रखेंगे या इसको बेचने लगे हैं, फिक्स एसेट को बेचने लगे हैं। फिक्स एसेट को बेचेंगे तो बनाएंगे कहां से और बेचेंगे क्या और खाएंगे क्या, फिक्स एसेट को बेचने लगे हैं। रीजन पूछेंगे। एबिलिटी, क्या मैनेजमेंट जो एक्शन कह रही है कि हम ये काम करेंगे मैनेजमेंट इस काबिल है कि नहीं, क्या कजन आपका इस काबिल है कि नहीं सीए कर सके। हरकतें बीए फेल वाली हैं और करना सीए है तो इसका मतलब है उसकी रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है। क्या मैनेजमेंट जो भी रिप्रेजेंटेशन दे दे आंखें बंद करके मान ले कि हमें क्या पता था कि मैनेजमेंट ये करेगी, नहीं हमने देखना है मैनेजमेंट के एक्शंस क्या कहते हैं। ठीक है, और वो बात आ गई याद, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स है। रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या ये वर्ड्स है, क्या सिर्फ वर्ड्स पे एतबार कर लें कि ये एक्शंस भी देखें, एक्शंस भी देखें। अगर दोनों में इख्तलाफ है तो फिर आपका रिस्क बढ़ जाएगा जो भी हम सीखेंगे। भाई यहां पे बात समझ आ गई। अभी तक आपको सबसे अहम चीज क्या सिखाई, ये छोटे छोटे कंसेप्ट थे। सबसे अहम ये चीज सिखाई कि रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर ने मैनेजमेंट से लाजमी ऑब्टेन करनी है। रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट की ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी से भी रिलेट कर सकती है, स्पेसिफिक एरिया से भी। स्पेसिफिक एरिया की रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड बाय आईएसएल भी हो सकती है, और अगर कोई ऐसा एरिया जिसमें ऐसे रिक्वायर नहीं करता लेकिन ऑडिटर जरूरी समझता है तो ऑडिटर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। ऑडिटर ऐसे एरियाज में भी रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर सकता है जिन पे आईएसए रिक्वायर नहीं कर रहा। लेकिन इस सूरत में भी हालांकि नॉर्मली स्टैंडर्ड एग्जांपल देते हुए कहता है कि नॉर्मली कौन से एरियाज होते हैं जिन पे स्टैंडर्ड रिक्वायर नहीं कर रहा लेकिन ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करता है प्रैक्टिस में, जैसे एरिया जो मैनेजमेंट के फ्यूचर के प्लान, कोर्स ऑफ एक्शन, मैनेजमेंट की इंटेंशन पे बेस कर रहे होते हैं। लेकिन अगेन इसमें कहता है कि इसमें भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट, आपने अदर एविडेंस जरूर देखना है, जैसे अदर एविडेंस के एग्जांपल देना। क्लियर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का स्टेटस एज एविडेंस। ये एक इक्वेशन हमने बनाई है, अगर इक्वेशन समझ आ जाए ना, पूरे स्टैंडर्ड में 580 में सबसे अहम मैसेज उसका यही इक्वेशन है, सबसे अहम। देखिए एग्जाम में पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, छोटी छोटी चीजें भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है रिप्रेजेंटेशन कब ऑब्टेन करनी है, किससे ऑब्टेन करनी है, लेकिन जो कंसेप्ट जो सिखाना चाह रहा है 580 वो क्या सिखा कि आपका सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑर्डर्ड एविडेंस तब पूरा होगा जब आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन करें, चाहे वो रिक्वायर्ड है चाहे रिक्वेस्टेड है। रिक्वायर्ड और रिक्वेस्टेड में फर्क समझ आ रहा है, रिक्वायर्ड बाय आईएसए, रिक्वेस्टेड बाय ऑडिटर। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी और अदर एविडेंस भी, अगर इनमें से एक चीज भी कम है आपका सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पूरा नहीं हुआ। जैसे क्लाइंट कह रहा है अदर एविडेंस कोई नहीं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। हमने कहा तुमने 50 मिलियन का फिक्स एसेट खरीदा है, ठीक है, इनवाइस किधर है? उसने कहा सर इनवाइस गुम हो गई है, अब वो तो नहीं है हमारे पास, हम आपको कसम खा के लिख के देने को तैयार है ये 50 मिलियन का ही आया है, ये 5 मिलियन का नहीं आया। क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट है? नहीं, ठीक है, चाहे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे भी रहा है, अदर एविडेंस जो होना चाहिए वो, अगर अदर एविडेंस नहीं है स्कोप लिमिटेशन। ये समझ आई। दूसरी सिचुएशन, अदर एविडेंस है, मैनेजमेंट ने कहा है अदर एविडेंस मिल तो गया, तुम्हें और क्या चाहिए, हमारे पास क्या करने आ गए हैं। हमने कहा अच्छा ऐसा करो कि हमें लिख के दो कि आपने जितनी भी लाइबिलिटीज रिकॉर्ड होनी थी सारी रिकॉर्ड कर ली हैं, कोई रह नहीं गई। मैनेजमेंट ने कहा आपने प्रोसीजर परफॉर्म तो कर रही है लाइबिलिटी वाले, इस साल की लाइबिलिटी को पिछले साल की लाइबिलिटी के साथ कंपेयर कर लिया, क्रेडिटर्स को कंफर्मेशन लेटर भेज दिया कि कमी बेशी वो सामने आ जाए, ईयर एंड के बाद बड़ी बड़ी पेमेंट्स को आपने चेक कर लिया कि वो इस साल से रिलेट करती है तो रिकॉर्ड हुई हो, सारे काम तो कर लिया। अब हमारे पास क्या करने आए हैं? एविडेंस तो मिल गया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है, जाओ हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देते हैं। एविडेंस मिल गया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कंसेप्ट सारे हैं, कैलकुलेटर नहीं है। क्या बताइए ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है? नहीं। अच्छा मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही, आपने कहा सर अगर रिप्रेजेंटेशन है एविडेंस नहीं है, ये भी स्कोप लिमिटेशन, अगर एविडेंस है रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये भी स्कोप, दोनों में फर्क क्या है? कौन सी स्कोप लिमिटेशन ज्यादा संगीन है, पहले वाली के दूसरे वाली? दूसरी वाली। ये है स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टेंसेस 705, ये है स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट। याद है 705 डिस्कस करता है स्कोप लिमिटेशन की टाइप्स, और क्या कहता है जो स्कोप लिमिटेशन सादा है ना उसका सिर्फ रिपोर्ट में इफेक्ट आएगा, लेकिन जो स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है उसका रिपोर्ट के साथ साथ हमारे रिस्क पे भी इफेक्ट आएगा। अब मैनेजमेंट इंटेग्रिटी भी डाउटफुल, रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे रहे, कसम क्यों नहीं खा रहे कि सब कुछ बता दिया, लगता है कुछ छुपा रहे हो, कोई ना कोई दाल में काला है, ठीक है ना।
भाई अगर मैनेजमेंट ने सारी लायबिलिटीज रिकॉर्ड कर दिया, मैनेजमेंट हमें लिख के क्यों नहीं दे रही कि हमने सारी लायबिलिटीज, कुछ तो गड़बड़ है। यही कह रहा है कि ये वाली स्कोप लिमिटेशन ज्यादा सीवियर है, पहले वाली में सिर्फ रिपोर्ट को मॉडिफाई करना है, दूसरी वाली में रिपोर्ट को भी मॉडिफाई करना है और अदर एरियाज भी इफेक्ट होंगे। अदर एरिया से क्या मुराद है हमारा, ऑडिट के रिस्क बढ़ जाएगा, इंटेग्रिटी डाउटफुल है, मैनेजमेंट की एक्सट्रीम केस में विड्रॉ कर सकते हैं। चले यार। अच्छा, और अगर तीसरी सिचुएशन, दोनों ही मौजूद है, रिटन रिप्रेजेंटेशन भी है और एविडेंस भी है, लेकिन ये वही एग्जांपल कि मैनेजमेंट ने कहा इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटेशन ये दी, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, और अगले ही हफ्ते बेच दी। रिप्रेजेंटेशन भी दी, एविडेंस भी है कि सेल हो चुकी है इन्वेस्टमेंट, एविडेंस भी है इन्वेस्टमेंट सेल हो चुकी है, रिटन रिप्रेजेंटेशन भी दे दी, लेकिन दोनों इनकंसिस्टेंट है। स्टैंडर्ड कहता है क्या, पहले बताओ स्कोप लिमिटेशन है इसमें, क्यों नहीं है? दोनों है। मसला स्कोप लिमिटेशन का नहीं, लेकिन मसला है इनकंसिस्टेंट है ना मसला, लेकिन स्कोप लिमिटेशन है, क्यों? दोनों। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैनेजमेंट अदर एरिया इंटेग्रिटी डाउटफुल होगी, रिस्क बढ़ेगा। यानी तीसरी वाली सिचुएशन में सिर्फ ये इफेक्ट आ रहा है, एक सिचुएशन में सिर्फ स्कोप लिमिटेशन है, एक में सिर्फ इफेक्ट ऑन अदर एरियाज है, और एक में दोनों है। ये केस स्टडी में पहचानना है आपने और अकॉर्डिंगली अपने प्रोसीजर्स बताने हैं। क्लियर जी? अच्छा, ये नया कंसेप्ट आपका नॉर्मली 1-2 टर्न पहले तक नहीं था कैफ लेवल पे। मॉडिफिकेशन, यूज ऑफ एक्सेप्ट फॉरवर्डिंग। बाज़ औक़ात मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है, पता कैसे करती है? ऐसे जैसे हम रिपोर्ट देते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं होता हमारा, क्या था वो क्या वर्डिंग क्या थी ओपिनियन की? एक्सेप्ट इन आवर ओपिनियन, एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई नहीं याद की? ड्राफ्टिंग याद? हाँ, ऐसे मैनेजमेंट क्या कह रहा है? हमने कहा रिप्रेजेंटेशन लिख के दो, मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन क्या लिखी? उसने कहा हमने सारी रिलेटेड पार्टीज को डिस्क्लोज कर दिया है, सारे रिलेटेड पार्टीज को डिस्क्लोज, सारी लिटिगेशन भी बता दी, सारे फ्रॉड बता दिए, सब्सिक्वेंट इवेंट बता दिए, वगैरह वगैरह सब कुछ, सिवाय एक लॉ की वायलेशन की है, उसके अलावा हर चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ठीक ठीक बता दिया। एक्सेप्ट फॉर ए सर्टेन नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, सारी चीजें हमने ऑडिटर को ठीक बता दी है। क्या ये रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, जिसमें वो बाकी एरियाज के बारे में तो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, लेकिन एक चीज के बारे में कह रहा है नहीं? एक्सेप्टेबल है? हमने उनसे पूछा आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है। मैनेजमेंट ने कहा एक्सेप्ट फॉर नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही, ट्रू एंड फेयर व्यू है। स्टैंडर्ड कहता है एक्सेप्टेबल है, क्योंकि एक एरिया में प्रॉब्लम, बाकी के बारे में तो रिप्रेजेंटेशन मिल रही है ना, लेकिन कहता है जिसको मैनेजमेंट ने एक्सेप्शन में डाला ना, जिस मसले को, आप उसको कंसीडर करो, कहीं वो मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अगर वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो अपना पीएल मॉडिफाई कर दो। नहीं समझ आई बात की? समझ, अब अगली बात फिर बताएं अगर समझ आ गई तो। हमने कहा सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स हमें रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि आपने सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज कर दिए। उसने कहा एक्सेप्ट फॉर ए डिसीजन ऑफ ए लीगल केस, हमने सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स काउंट फॉर करके डिस्क्लोज कर दिए। क्या ये रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल है? लेकिन ये जो एक्सेप्शन लिखी है मैनेजमेंट ने, इसका देखिए रिपोर्ट में क्या इफेक्ट है। ये मिस स्टेटमेंट भी हो सकती है, स्कोप लिमिटेशन भी हो सकती है, जो भी इफेक्ट उसकी रिपोर्ट। जैसे स्टैंडर्ड को एग्जांपल देता है, उसमें कहता है कि मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दी, स्टैंडर्ड की एग्जांपल है किसी केस स्टडी के मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें मैनेजमेंट ने ये रिप्रेजेंटेशन दी कि एक्सेप्ट फॉर द रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड इन फायर वी हैव प्रोवाइडेड ऑल इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। ये रिप्रेजेंटेशन हमारे लेटर पूरा, जिसमें और भी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उसमें ये पैरा भी है, हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये जो एक्सेप्शन लिखी है मैनेजमेंट ने, हम देखेंगे इसका ये स्कोप लिमिटेशन बन जाएगी, इसकी वजह से हमारा ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है। तो अगर एक्सेप्ट फॉर वाली वर्डिंग के साथ रिप्रेजेंटेशन आए तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ये समझ लगे? अच्छा, और अगर मैनेजमेंट लिख दे टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ,
We have provided all information to auditor. We have recorded all subsequent events, disclosed all related parties, and have prepared financial statement which give true and fair view. अगर ये to the best of my knowledge and belief के अल्फाज लिख दिए जाएं, इनसे रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। क्या पड़ता भाई? अगर मैं आपको ये रिप्रेजेंटेशन दूं कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ मैंने C5 6 का सारा सिलेबस आपको पढ़ा दिया, तो आप कहेंगे सर गलत है। भाई मैंने जो काम करना है अपने टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ ही करना है, ऐसे ही है ना। तो मैनेजमेंट ये असल में फॉर्मेलिटी के तौर पर अल्फाज लिखे जाते हैं। स्टैंडर्ड कहता है अगर ये अल्फाज आपकी रिटन रिप्रेजेंटेशन में है ना, तो मसला इन अल्फाज का नहीं होगा। मसला किसका होगा भला? कि ये रिप्रेजेंटेशन अल्फाज के साथ दे कौन रहा है। अच्छा आप 2 एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एक मैं ये स्टेटमेंट दूं कि मैंने टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ C5 6 का सारा सिलेबस आपको कवर करवा दिया, एक ये रिप्रेजेंटेशन। दूसरी ऑप्शन, कोई टीए आके कहता है, टीए आके क्या कहता है कि टू द बेस्ट ऑफ टीएज नॉलेज एंड बिलीफ सर ने C5 6 का सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। बताइए मसला क्या टू दी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ में है कि मसला इस चीज में है कि रिप्रेजेंटेशन दे कौन रहा है? दे कौन रहा है? टू दी बेस्ट ऑफ माई अल्फाज में नहीं है। भाई उसका नॉलेज जितना को होगा रिप्रेजेंटेशन भी उतनी रिलायबल है। अगर कोई क्लर्क ये रिप्रेजेंटेशन दे दे, डायरेक्टर नहीं दे रहा, डायरेक्टर कहते टू दी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ हमने फाइनेंशियल में ठीक है, लेकिन अगर कोई क्लर्क रिप्रेजेंटेशन दे दे टू दी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ फाइनेंशियल में ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट करते हैं, हम कहेंगे भाई क्या तेरा नॉलेज और क्या तेरा बिलीफ, तेरे को क्या पता है फाइनेंशियल में कैसे बनने हैं? किसी गार्ड ने रिप्रेजेंटेशन दे दी टू दी बेस्ट ऑफ एंड बिलीफ सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं, C5 का सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिलायबल है। यही समझा रहा है कि यूज ऑफ द वर्ड जो है ना टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन उस वक्त एक्सेप्टेबल है अगर ये किसी रिस्पॉन्सिबल और नॉलेजेबल पर्सन की तरफ से हो, बाकियों के नहीं। और स्टैंडर्ड कहता है ये अल्फाज आपने ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंटेक्स्ट में यूज नहीं करने। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको IFRS के मुताबिक पूरा करें, ISS के मुताबिक पूरा करें। बाकी जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ चलता है। तो रिप्रेजेंटेशन में अगर टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ के अल्फाज आते हैं या एक्सेप्ट हमारे अल्फाज आते हैं, किस में हमारी रिपोर्ट पे इफेक्ट होगा, किस में नहीं होगा, क्लियर हो गया जी। ये था हमारा ISA 580 रेट एंड रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें आपको कह रहा हूं आपने इंश्योर करनी है कि वो कवर कर। एक ये कंसेप्ट, ये स्टैंडर्ड में इकट्ठा करके एक जगह पे नहीं लिखा हुआ कहीं, और फिर दूसरा ये वाला कंसेप्ट, ये आपका कैफ का नहीं है, C5 का स्पेसिफिकली, ये भी आपने कैफ में नहीं पढ़ा होगा मेरा ख्याल है, नया कंसेप्ट। हाँ ये भी नया। हाँ एक और कंसेप्ट है कि कब रिप्रेजेंटेशन पे डाउट क्रिएट होते हैं। वो कहता है अगर इनकंसिस्टेंसी हो रिप्रेजेंटेशन की अदर एविडेंस के साथ तो रिलायबिलिटी पे डाउट क्रिएट होता है, वो हम यहां पे पढ़ चुके हैं। फिर वो कहता है अगर ऐसी मैनेजमेंट आपको रिप्रेजेंटेशन दे जिसके बारे में आपको पता है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, सच्ची मैनेजमेंट नहीं है, झूठ बोलते हैं, उन पे रिलाय करेंगे? नहीं करेंगे। ये था हमारा ISA 580। ठीक है, मैंने कोशिश किया जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे समझा दूं, लेकिन फिर भी इंसान हो सकता है कोई कंसेप्ट रह गया हो। आप नोट्स पढ़ लें, स्टैंडर्ड पढ़ लें, जहां से भी आपको नोट्स या स्टैंडर्ड में से कोई कंसेप्ट ऐसे मिलता है जो कि मैं डिस्कस अगर नहीं कर पाए या आप नहीं समझ पाए तो वो पूछ लीजिए। अगर कोई भी एक स्टूडेंट चाहे ऑनलाइन का स्टूडेंट भी आइडेंटिफाई कर लेता है तो फिर वो सारे स्टूडेंट को वो कंसेप्ट कराऊं मेरी जिम्मेदारी है। अपनी तरफ से मैंने तसल्ली कर लिया, लेकिन इंसान हो ना, गलती हो सकती है। तो आप नोट्स को पढ़ें, या अगर कोई एक पूरे हमारे सेशन में एक स्टूडेंट भी अगर स्टैंडर्ड से पढ़ रहा हुआ ना तो वो हमें बता देगा, तो हमारी एक कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाए। वैसे मैं खुद भी स्टैंडर्ड पढ़ रहा हूं, अभी वैसे इतना डिटेल में नहीं पढ़ा क्योंकि वो कैफ का चल रहा है। अभी ये इस संडे को लास्ट क्लास होगी कैफ की, उसके बाद स्टैंडर्ड मैंने आपके साथ वादा किया ना हाईलाइटेड स्टैंडर्ड शेयर करने हैं, लेकिन अभी तक मैंने शायद 2-4 जो पिछले सेशन में थे ना वो तो शेयर कर दिए हैं, इस सेशन वाले नहीं क्योंकि अभी वो टाइम नहीं मिल। लेकिन इस वीकेंड के बाद, और मुझे याद आया नेक्स्ट हाईलाइटेड स्टैंडर्ड्स आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे, हार्ड में नहीं मिलेंगे। मैंने हार्ड में नहीं देने, ये पहले क्लियर का एक्सपेक्टेशन क्या है। हाँ ठीक है, अच्छा वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाएगा, आप बेफिक्र हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से मैंने आपसे कहा था कि आपके टेस्टिंग भी होगी। हाँ जी बिल्कुल, तो तैयार रहिएगा। और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आपको जो दूसरे प्रीमियम रिसोर्सेज मैंने कमिट किए हैं उनमें से भी कुछ मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं, ये मुझे अंदाजा है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन वो याद रखें एडिशनल रिसोर्सेज हैं, आप किसी स्टैंडर्ड को पढ़ने या समझने के लिए उनका वेट ना करें। उस स्टूडेंट कहते हैं सर आप दें हमें ताकि हम पढ़ाई शुरू करें, ये बात नहीं है। अपना काम करना है आपने,
ठीक है जी। चलिए अच्छा, इसके क्वेश्चन जो हैं अब इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अब काफी टाइम हो गया है, डबल लेक्चर हो गया है, लेकिन कल छोटी ने कंपनसेशन करने थे। ठीक है, तो इफेक्ट परवेसिव वाला, अच्छा चले वो कर ले। अगर वो क्वेश्चन में कहता है मैनेजमेंट ने आपको रिलेटेड पार्टी की रिप्रेजेंटेशन देने से इनकार कर दिया है, इन्होंने कहा कि सर वो इफेक्ट ऑन रिपोर्ट भी बता दे साथ। अगर क्वेश्चन में कहे मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी की रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे स्कोप लिमिटेशन है। इफेक्ट क्या लिखेंगे? मटेरियल के परवेसिव के दोनों हो सकते हैं, मटेरियल भी और परवेसिव भी। हम कहेंगे अगर इफेक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ओपिनियन। ठीक है, अगर वो कहता है सब्सिक्वेंट इवेंट की रिप्रेजेंटेशन देने से मैनेजमेंट ने इनकार कर दिया, तो ये क्या है? स्कोप लिमिटेशन। इफेक्ट क्या है? मटेरियल परवेसिव के दोनों, शाबाश। और अगर वो कहे मैनेजमेंट ने अपनी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे रिप्रेजेंटेशन देने से इनकार कर दिया है, ये भी स्कोप लिमिटेशन। इसका इफेक्ट क्या है? परवेसिव। आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरे भाईजान आप ही बताएंगे। केस स्टडी में उसने कहा सीईओ रिफ्यूज टू साइन रिप्रेजेंटेशन लेटर, इसका इफेक्ट मटेरियल होगा, परवेसिव होगा या दोनों? सोच के जवाब देना है। शाबाश, इसका इफेक्ट परवेसिव होगा, क्योंकि लेटर है ना, लेटर के अंदर हर रिप्रेजेंटेशन आ गई, लेटर के अंदर ओवरऑल वाली रिप्रेजेंटेशन भी आ गई, तो इसका मतलब कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, तो इसका इफेक्ट परवेसिव होगा। ऑडिटर क्या करेगा? कौन सा ओपिनियन देगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? शाबाश। विड्रॉल भी कर सकता है अगर पॉसिबल प्रैक्टिकेबल हो, लेकिन एट द रिप्रेजेंटेशन लेटर आपको पता है एज नियर एज पॉसिबल टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट लिया जाता है, तो उस वक्त प्रैक्टिकेबल नहीं होता विड्रॉल करना, प्रैक्टिकेबल नहीं होता। हाँ, उस सूरत में ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और अदर मैटर में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा, और अदर मैटर में क्या लिखेगा? क्यों विड्रॉ नहीं किया। ठीक है, अच्छा की ऑडिट मैटर में क्या लिखेगा फिर? हाँ, ये सुनना चाह रहा था। डिस्क्लेमर में की ऑडिट मैटर नहीं आता, एक और पैराग्राफ नहीं आता, अदर इंफॉर्मेशन। शाबाश शाबाश। तो कंसेप्ट इसका मतलब कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं आप, अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट वीक में हमारा एग्री हुआ है ISA 200, 210 और 700, ऐसे ही है ना? चलिए बस ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।